सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। यदि आप लेखपाल के साथ यूपी-ट्रिपल-एससी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न मिलने वाले हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की तकनीक का इस्तेमाल किया? जी नहीं। राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को देखने का अनुरोध किया? ये बिल्कुल सही है। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है वो कब होता है? 1917 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1917 ईस्वी में। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है, कारण क्या था कि यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली लागू होती है। कौन सी प्रणाली? 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली क्या है? तो इसमें क्या होता था कि खेती का 3/20 भाग जो था उस पे अनिवार्य रूप से नील की खेती करना, ये ब्रिटिश सरकार का आर्डर था कि नील की खेती करना अनिवार्य है। तो जो किसान वर्ग थे इस बात से परेशान हो गए। परेशान क्यों हुए? क्योंकि जब नील की खेती जिस भी खेत में होती थी तो वो खेत क्या हो जाता था? अनउपजाऊ हो जाता था, यानी अनफर्टाइल हो जाता था। तो उसमें कोई और फसल नहीं होती थी। तो होता क्या है कि 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है। तो 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार जी करते हैं। तो यहीं पे एक राजकुमार शुक्ल जी जो कि किसान नेता थे, राजकुमार शुक्ल जी की मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। महात्मा गांधी जी से होती है। तो ये सारी बातें राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी जी को बताते हैं। तो महात्मा गांधी जी वादा करते हैं कि वो चंपारण आएंगे। तो महात्मा गांधी वहीं फिर 1917 ईस्वी में कहाँ जाते हैं? चंपारण, बिहार जाते हैं। वहाँ पे इनका सहयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी और महादेव देसाई जैसे नेता करते हैं। अंततः ये इनका आंदोलन सफल होता है और जो 3 कठिया प्रणाली होती है वो समाप्त हो जाती है। और साथ ही साथ 25% का मुआवजा भी ब्रिटिश सरकार किसानों को देती है ना? तो इस प्रकार से यह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह भारत में माना जाता है। और यहाँ पे जो ये भूख हड़ताल वाली बात है, तो ये अहमदाबाद का मील आंदोलन था। कौन सा? अहमदाबाद का मील आंदोलन था। यहाँ पे पहली बार गांधी जी ने, ये हुआ था मार्च 1918 में, इस चीज़ को याद रखिएगा, मार्च 1918 में। तो ये पहला भूख हड़ताल यहीं पे महात्मा गांधी ने किया था और यह भी आंदोलन का क्या हुआ था? सफल हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित की थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं? तो ये नाम है महात्मा गांधी का। ये कब किया था इन्होंने? तो 1937 ईस्वी में। कब किया था? 1937 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रशस्ति शब्द का क्या अर्थ है? एक शाही फरमान जिसके तहत आम लोगों पर कर लगाया गया? नहीं। धार्मिक उद्देश्यों के लिए ब्राह्मणों को दी गई भूमि अनुदान? नहीं। एक राजा या शासक की प्रशंसा में लिखा गया शिलालेख? ये बिल्कुल सही है। व्यापार के लिए 2 राज्यों के बीच हस्ताक्षरित? नहीं। तो ये तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? 1941, 1926, 1915 या 1932? तो सही उत्तर है 1915। तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो ये अहमदाबाद में की थी। कहाँ की थी? अहमदाबाद में की थी। अहमदाबाद में की थी, कोचरब क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? कोचरब क्षेत्र में। कोचरब क्षेत्र। अहमदाबाद पड़ता कहाँ है? गुजरात में। इसके अलावा महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण आश्रम हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। जिसमें से पहला नाम आप याद रखिए, फोनिक्स आश्रम। कौन सा आश्रम? फोनिक्स आश्रम का आप नाम याद रखिए। ये महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थापित किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। तो महात्मा गांधी का पहला आश्रम फोनिक्स आश्रम, 1904 ईस्वी, दक्षिण अफ्रीका का डरबन नामक स्थान। दूसरा महात्मा गांधी का जो आश्रम है वो है टॉलस्टॉय आश्रम। कौन सा आश्रम? टॉलस्टॉय आश्रम। तो टॉलस्टॉय आश्रम को महात्मा गांधी ने 1910 ईस्वी में स्थापित किया था और यह भी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में ही है। तीसरा जो है, जो हम लोग अभी देख चुके, सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, चौथे की बात करें तो साबरमती आश्रम याद रखिए। कौन सा? साबरमती
आश्रम। चौथा आश्रम है साबरमती आश्रम, ठीक है। इसके बाद से ये साबरमती आश्रम जो है 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने स्थापित किया था साबर नदी के तट पे, ठीक है। पांचवा है अनासक्त आश्रम। कौन सा? अनासक्त आश्रम। अनासक्त आश्रम है और इसे महात्मा गांधी ने 1929 ईस्वी में स्थापित किया था। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। और छठा जो है वो है सेवाग्राम आश्रम। कौन सा? सेवाग्राम आश्रम है महात्मा गांधी का, ठीक है। ये 1936 ईस्वी में महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित किया था? महाराष्ट्र में। इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनी बन गई? मॉन्टेग्यू चम्स्फोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या इनमें से कोई नहीं। तो यह मॉन्टेग्यू चम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। और ये जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है इसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है इसे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। और ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? शुष्क क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, सवाना घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ध्रुवीय क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीनविच मीन टाइम के समय अंतर अधिकतम है? भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इनमें से कोई नहीं। ये भूटान है, ठीक है। भूटान लगभग ग्रीनविच मीन टाइम से 6 घंटा प्लस है। और भारत में कितना है? 5.5 घंटा है, आपको पता होगा, 5.5 घंटा आगे है। इसके साथ श्रीलंका में भी सेम ही है, 5.5 घंटा का लगभग है। नेपाल में लगभग 15 मिनट का अंतर आ जाता है, ये 5 घंटा 45 मिनट है। अच्छा, मेन चीज़ ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये 0 अंश देशांतर को बोला जाता है। किसको? 0 अंश देशांतर को बोला जाता है। यानी यदि आप ग्रीनविच की ये यदि मान लीजिए 0 अंश देशांतर है, ठीक है। यदि आप इसके पूर्व में जाएंगे, यदि पूर्व में जा रहे हैं, जैसे कि भारत पूर्व में आता है तो आपको समय प्लस करना पड़ेगा, समय बढ़ेगा। यदि आप यहीं पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा। इसके साथ पूरा जैसे पूरी देशांतर की संख्या कितनी होती है? 360 देशांतर होते हैं। तो जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाते हैं तो समय जो है 4 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का। यदि 360 में 4 मिनट का गुणा करें तो 1440 मिनट हो जाते हैं। 1440। और यदि हम इसे 60 से डिवाइड कर दें तो 24 घंटे आते हैं। इसी वजह से 24 घंटे में पूरा दिन और रात बांटा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है? ड्रेसडेन रेखा, डुरंड रेखा, मैगिनोट रेखा, 38वीं समानांतर रेखा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डेस्ट्रोन रेखा, ठीक है। अब ये जो डुरंड रेखा है, ये डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये डुरंड रेखा पड़ती है। मैगिनोट जो रेखा है यह फ्रांस और जर्मनी के बीच पड़ती है। कहाँ कहाँ पड़ती है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। जर्मनी के बीच। 38वीं समानांतर रेखा जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। इसके अलावा आप याद रखिए रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा ये भारत और किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। 1947 में भारत का जब विभाजन हुआ था तो यही रेड क्लिफ रेखा की वो खींचा गया था, ठीक है। और आप मैकमोहन रेखा को याद रखिए, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चाइना के बीच, किसके बीच है? इंडिया वर्सेस चाइना, यानी चाइना के बीच है, ठीक है। और इसको 1914 ईस्वी में खींचा गया था हेनरी मैकमोहन द्वारा। उनका नाम था हेनरी मैकमोहन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैग्नेट रेखा फ्रांस जर्मनी, 38वीं समानांतर रेखा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। इसको भी आप याद रखिए। इसके साथ एक और याद रख लीजिए 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा ये किनके बीच है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है, यानी यूएसए वर्सेज कनाडा, इनके बीच पड़ती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय रेखा थी, इसे आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में अपनाया गया था? 2018, 2000, 2010, 1995 या उनमें से कोई नहीं। तो ये 2010 ईस्वी में इसको अपनाया गया था। और इसको बनाने वाले यानी जो मुद्रा ये रुपया र वाला यही प्रतीक था, तो इसको डी उदय कुमार ने बनाया था। कौन? डी उदय कुमार ने बनाया था। चूँकि ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनका नाम। और ये आईआईटी बॉम्बे के क्या थे? छात्र थे। आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे, तो भूतपूर्व छात्र थे, पहले के छात्र थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें देवनागरी का र है और रोमन का क्या है? कैपिटल आर है। इन दोनों को मिला के बना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री ने पेश किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कैलाशनाथ कटजू, षणमुखम शेट्टी, जवाहरलाल नेहरू। की सही उत्तर है षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। अब हम लोग जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था 1947 से 1952 तक का, उसमें से कुछ खास मंत्रियों को देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे इसमें प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल मंत्री, ये सब कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन था? और इसके साथ साथ गृह मंत्री कौन था? गृह मंत्री, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये सब कौन था? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा ये नाम, अबुल कलाम आज़ाद। इसके साथ खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? खाद्य एवं कृषि मंत्री, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और विधि मंत्री कौन था? यानी कानून मंत्री या विधि मंत्री जो भी आप कह लें, तो विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। इसके साथ साथ आप रक्षा मंत्री याद रखिए। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। तो रक्षा जो बलशाली होगा वही तो करेगा, तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और आप याद रख लीजिए, रेलवे मंत्री, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो रेलवे मंत्री जो थे वो जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। 1 दिन पहले, 15 दिन पहले, 7 दिन, 2 दिन। तो इसका सही उत्तर है 1 दिन पहले, ठीक है। और इसको प्रस्तुत कौन करता है? तो ये केंद्रीय मंत्री करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, संसद के दोनों सदनों में, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? 1993, 2005, 1995, 2000, इनमें से कोई नहीं। तो ये कब पारित किया गया था? 2005 में। इसमें होता क्या है कि 100 दिनों का रोजगार मिलता है। क्या मिलता है? 100 दिन का रोजगार मिलता था, है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। चूँकि अब इसको 2025 ईस्वी मनरेगा की जगह इसको क्या कर दिया गया है? BBG रामजी योजना कर दिया गया है। यानी कि इसे कह दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो 100 दिन का कार्यकाल था इसको बढ़ा के कर दिया गया है 125 दिन। कितना कर दिया गया है? 125 दिन। तो ये भी आप ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? CG राय, MN रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन दिया था? MN रॉय ने दिया था। कब दिया था इन्होंने? तो 1934 ईस्वी में
इन्होंने राय दिया था। पहले विचार इन्हीं का था कि संविधान बनना चाहिए भारत के लिए, फिर बाद में 1935 ईस्वी में इसे पूरे जोरों शोर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी स्वीकृति दे देती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 324 है। ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है ना। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, रवि रे, हुकुम सिंह, बल्ली राम भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ये जीबी कौन था? जीबी मावलंकर थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1956 तक रहा है। कितना? 1952 से 1956 तक। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, अगर वर्तमान में पूछा जाए कौन है, तो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905, 1890, 1937, 1966। तो कब पारित किया गया था? 1905। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सोनालिका एक किस्म की फसल से संबंधित है? गेहूं, मक्का, जौ, चावल। तो ये गेहूं की एक किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संगठन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था, ग्रामीण विकास संस्थान में से कोई नहीं। तो ये है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर या लखनऊ में? इनमें से कोई नहीं। ये लखनऊ में की जाएगी। ठीक है, अच्छा ध्यान देने वाली ये बात है कि ये सिंगापुर की तर्ज पर है। क्या है? ये सिंगापुर की तर्ज पे ऐसा स्थापित किया जा रहा है, जो सिंगापुर की तर्ज पर है। ठीक है, और यह भारत की पहली है, लेकिन विश्व की कौन सी है? 5वीं है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार करने और उनके ऊपर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। इसके साथ साथ आप ये याद भी रखिए कि भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1927 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब आया? 1960 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोम नहीं है? रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिकी तंत्र, टुंड्रा या उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? यह एक बायोम के भीतर की एक छोटी कार्यात्मक इकाई है, जहां जैविक और अजैविक घटक आपस में क्रिया करते हैं, जैसे कि एक तालाब या जंगल। ठीक है, और बायोम का मतलब होता है, ये जो बायोम है इसका मतलब होता है यह पृथ्वी का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और वहाँ पे जलवायु, वनस्पति, पशु पक्षी, रेगिस्तान, घास के मैदान, टुंड्रा ये सब रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ये 1982 में स्थापित था। इसके अलावा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत बार जो पूछा जाता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, यानी नेशनल पार्क, और ये हो गया मोलिंग, दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं। असम में हम बात करें तो असम में आप याद रखिए काजीरंगा। कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक सिंह गैंडे पाए जाते हैं। इसके अलावा आप मानस नेशनल पार्क याद रख सकते हैं। यहाँ पे नामेरी भी याद कर सकते हैं, नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा ओरांग नेशनल पार्क आप याद रखिए, ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा डिब्रू साइखोवा। कौन? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क याद रखिए। यहीं पे देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। यहीं पे रायमोना नेशनल पार्क है। तो ये सब याद रखेंगे। कैसे? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरम, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकाई, रायमोना, ऐसे बोलेंगे, याद हो जाएगा। मणिपुर का आप याद रखिए काबिल लामजाओ है। मणिपुर का कौन सा है?
काबिल लामजाओ कौन सा है? केबुल लामजाओ लामजाओ नेशनल पार्क। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाता है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पे संघाई हिरण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आप मणिपुर का एक सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी याद कर सकते हैं। कौन सा? सिरोही नेशनल पार्क भी याद कर सकते हैं। तो केबुल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर है। मिजोरम का आप याद कर सकते हैं मुरलेन। कौन सा? मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है? ये है मिजोरम में। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं फवंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। क्या है? थोड़ा नाम अटपटा है। फवंगपुई ब्लू नेशनल पार्क, बस ऐसे याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, आगरा, कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो भारत कला भवन है ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। वो भी बीएचयू के अंदर, मतलब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर है और इसको 1 जनवरी 1920 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बनारस से कुछ प्रश्न अगर बनाएं तो आप इसे याद कर सकते हैं कि वाराणसी में क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है। काशी विश्वनाथ मंदिर है यहाँ पे, है ना। और इसको बनाने वाला कौन था? तो इसको रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। कौन? रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था इसका रानी अहिल्याबाई होलकर। क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बने हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती होती है। यहाँ पे गंगा आरती कहाँ पे होती है? दशाश्वमेध घाट पे होती है। दशाश्वमेध घाट पे होती है, ठीक है। और इसके अलावा आप सारनाथ जानते ही हैं जो कि ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। यहीं सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। प्रवर्तन, तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। और यहीं पे अशोक स्तंभ भी है, ठीक है। और ये वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1962, 1972, 1950, 1900 कोई नहीं। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। तो अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में दो राज की भाषाएं हैं यानी राजभाषा है। कौन कौन सी? एक तो 1952 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। दूसरी 1989 में उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, तारकशी कला को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है। अमेठी, मैनपुरी, देवरिया, कुशीनगर। तो यह है मैनपुरी, ठीक है। अमेठी का मूंज उत्पाद है, और एक जिला एक उत्पाद जो योजना थी 24 जनवरी 2018 को लॉन्च होती है। तो अमेठी का मूंज उत्पाद है ODOP, इसी को ODOP बोलते हैं, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देवरिया का क्या है? देवरिया का रेडीमेड गारमेंट है, रेडीमेड गारमेंट्स यानी कपड़े हैं यहाँ का। कुशीनगर का क्या है? केला। कुशीनगर का केला फाइबर उत्पाद है, फाइबर उत्पाद, इसे भी आप याद रखेंगे। अच्छा, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट ODOP को बता देते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आगरा का क्या है? आगरा का पूछा जाए तो चमड़ा उत्पाद है। क्या है? चमड़ा उत्पाद है। अलीगढ़ का क्या है? तो अलीगढ़ के हैं ताले। अलीगढ़ के क्या हैं? ताले एवं हार्डवेयर याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप अमरोहा का ढोलक याद रखिए। क्या है? अमरोहा का ढोलक। ये ODOP सब है, ठीक है। आजमगढ़ जो है, आजमगढ़ का जो है काली मिट्टी की कलाकृति, इसे ब्लैक पॉटरी बोलते हैं, ब्लैक पॉटरी, ठीक है। इसके साथ साथ आप अयोध्या और मुजफ्फरनगर, अयोध्या प्लस मुजफ्फरनगर का गुड़ याद रखिए। क्या?
गुड़ याद रखिए। साथ में आप यहाँ पे याद रख सकते हैं बदायूं का, बदायूं का है जरी जरदोजी। क्या है? जरी जरदोजी। ठीक है। और बागपत का है बागपत। बागपत का है होम फर्निशिंग। क्या है? होम फर्निशिंग। ठीक है। बहराइच का क्या है? बहराइच। ये है गेहूं के डंठल की कलाकृति। गेहूं के डंठल की कलाकृतियाँ हैं। ठीक है। कहाँ का? बहराइच का। बरेली का जरी जरदोजी है। बरेली का है जरी जरदोजी। ठीक है। इसके अलावा भदोही का कालीन है। भदोही का क्या है? कालीन। वैसे मिर्ज़ापुर का भी कालीन है और सोनभद्र का भी क्या है? कालीन है। ठीक है। चंदौली का क्या है? तो चंदौली का जरी जरदोजी है। क्या है? जरी जरदोजी। ठीक है। इसके अलावा चित्रकूट का आप याद रखिए। चित्रकूट का जो है वो लकड़ी के खिलौने हैं। ठीक है। और एटा का क्या है? एटा का है घंटी। घुंघरू पीतल उत्पाद। ठीक है। और गाजीपुर का क्या है? गाजीपुर का है जूट वाल हैंगिंग। क्या है? जूट वाल हैंगिंग है। गोरखपुर का टेराकोटा है। क्या है? गोरखपुर का टेराकोटा है। गोरखपुर का क्या है? टेराकोटा है। झांसी का सॉफ्ट टॉयज है। झांसी का सॉफ्ट टॉयज यानी सॉफ्ट खिलौने। मेरठ का खेल की सामग्री। मेरठ का है खेल के सामान। यदि मेरा ओडीओपी का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वाराणसी का जो है वो बनारसी रेशमी साड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, रायबरेली, इनमें से कोई नहीं। तो दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में है। ठीक है। अच्छा, लखनऊ में कुछ अनुसंधान संस्थान है जिसे हम याद कर सकते हैं। CDRI यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। इसके अलावा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? लखनऊ में है। इसके अलावा भारतीय बीज विज्ञान अनुसंधान संस्थान। क्या? भारतीय बीज विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। यहीं पे है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। यहीं पे है बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान यानी क्या है? बीरबल साहनी पूरा वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। यहीं पे केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान है। ठीक है। तो इतना आप लखनऊ से याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 17, 18, 19, 20। तो 18 मंडल हैं, 17 नगर निगम है। नगर निगम कितने हैं? 17। और मंडल की संख्या है 18। 18वां जो मंडल बना था नया वाला वो अलीगढ़ बना था। कौन सा? अलीगढ़। इसको अगर याद करना हो तो आप इसको 4 भागों में बांट लीजिए। एक तो पश्चिमी यूपी में आप सहारनपुर ले लीजिए। सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, इसके साथ मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल आप याद रखिए।
साथ में आगरा मंडल आप याद रखिए और अलीगढ़ मंडल, ये सब पश्चिमी यूपी में याद रख लीजिए। फिर मध्य वाला पार्ट जो कि अवध वाला है, इसमें आप लखनऊ को रख लीजिए, कानपुर मंडल को रख लीजिए, ठीक है, अयोध्या को रख लीजिए, अयोध्या मंडल, देवी पाटन मंडल याद रख लीजिए, देवी पाटन मंडल, ठीक है। इसके साथ साथ बस्ती मंडल, ठीक। पूर्वी यूपी में अगर बात करें, पूर्वी यूपी में गोरखपुर मंडल आप याद रखिए, गोरखपुर मंडल, साथ में आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़, वाराणसी मंडल और मिर्जापुर मंडल, मिर्जापुर मंडल। फिर लास्ट में याद रख लीजिए बुंदेलखंड मंडल, बुंदेलखंड वाले में एक झांसी याद कर लीजिए, झांसी मंडल और एक चित्रकूट मंडल। अगर गिनेंगे काउंट करेंगे तो 18 मंडल हो गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा मंडल कानपुर का है, लखनऊ का और मेरठ का है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है? ध्यान देने वाली बात है। प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। तो ये वाराणसी जो है बाएं तट पे है। कहाँ है? बाएं तट पे, तो दाएं किनारे पे नहीं है बल्कि बाएं पे है, ठीक है। इसके अलावा फर्रुखाबाद, ये भी कहाँ है? बाएं तट पे है। बदायूं ये भी बाएं तट पे है। गढ़मुक्तेश्वर ये भी कहाँ है? बाएं तट पे है, ठीक। और प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर हो जाएगा दाएं तट पे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय युग्म का चयन कीजिए। अमेठी गौरीगंज बिल्कुल सही है, सोनभद्र राबर्ट्सगंज सही है, कुशीनगर पडरौना सही है, कौशाम्बी वैशाली नहीं है, कौशाम्बी का क्या है? कौशाम्बी का है मंझनपुर, ठीक है। इसके अलावा आप याद रख लीजिए अम्बेडकर नगर का जो है वो अकबरपुर है। क्या है? अकबरपुर, ठीक है। और कानपुर देहात का मुख्यालय जो है अकबरपुर माती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अकबरपुर माती। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। कानपुर देहात में माटी मिलती है तो माटी, ऐसे याद कर लीजिए। सिद्धार्थ नगर का जो है सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़। क्या है? नौगढ़। इसके अलावा जालौन का क्या है? उरई। संभल का है बहजोई। गौतम बुद्ध नगर का है नोएडा। क्या है? नोएडा, ठीक है।